गोल्ड इज हैविंग अ गोल्डन रन। 19 अप्रैल तक पिछले एक महीने में इसने नियरली 12% की ग्रोथ देखी, जबकि वही निफ्टी 50 सिर्फ 1.5% बढ़ा। पिछले 3 और 6 महीनों में भी ये निफ्टी 50 से ऑलमोस्ट 15% और 9% आगे रहा है। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो इट इज बिहाइंड निफ्टी 50, लेकिन इसने निफ्टी 50 को टफ कंपटीशन दिया है। अपनी इस परफॉर्मेंस से गोल्ड ने लगभग हर इन्वेस्टर का अटेंशन अट्रैक्ट किया है और कई इन्वेस्टर्स सोचने लगे हैं कि क्या अब उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज का ये वीडियो इसी बारे में है, जिसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के लिए कैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, गोल्ड की करंट रैली के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे आपको ये आइडिया लगाने में हेल्प मिल सकती है कि गोल्ड आगे किस डायरेक्शन में जाएगा। नंबर 2, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालता है। एंड नंबर 3, गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सही अप्रोच क्या है। क्या इसमें आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या इसे टैक्टिकली बाय करना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हम उन अलग अलग तरीकों के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं जिनसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, हमारा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है जहाँ आप हमारे सभी वीडियोज़ इंग्लिश में देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट फाइनेंस और इंग्लिश चैनल के लिंक्स दे दिए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड प्राइसेस किस वजह से घटते बढ़ते हैं और करंट बुल रन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड प्राइस में उतार चढ़ाव किस वजह से होता है और करंटली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इसकी तेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल। इससे ये समझने में भी हेल्प मिल सकती है कि गोल्ड आगे किस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे तो कई फैक्टर्स गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रोमिनेंट है नंबर 1, सप्लाई एंड डिमांड। नंबर 2, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। एंड थर्ड है यूएस डॉलर रेट्स। और फोर्थ, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। आइए इन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में ऑनगोइंग बुल रन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर से शुरू करते हैं। इसके लिए हम गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई पर नजर डालते हैं। ये डेटा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसलिए आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड डिमांड 2021 में लगभग 4000 टन से बढ़कर 2023 में करीब 4400 टन हो गई। गोल्ड डिमांड 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: ज्वेलरी फैब्रिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स। इन सभी में से जबकि ज्वेलरी फैब्रिकेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सेंट्रल बैंक से आ रही डिमांड के चलते यहाँ एक बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों में सेंट्रल बैंक्स की डिमांड 450 टन से बढ़कर 1037 टन हो गई है। दूसरे एवेन्यू से आने वाली डिमांड मोर और लेस कांस्टेंट रही है। सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती डिमांड टफ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस का रिफ्लेक्शन है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जबकि सप्लाई साइड पर एग्रीगेट लेवल पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए डिमांड के हिसाब से सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में टोटल डिमांड 4448 टन थी और टोटल सप्लाई 4899 टन। इसीलिए कुल मिलाकर सप्लाई डिमांड ट्रेंड्स बैलेंस दिखाई देते हैं। अगला फैक्टर है इन्फ्लेशन यानी महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स। अब बढ़ते इन्फ्लेशन जनरली गोल्ड डिमांड बढ़ा देती है, क्योंकि इसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह देखा जाता है। लेकिन ये स्टोरी तब बदल जाती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोल्ड प्राइसेस का इंटरेस्ट रेट्स के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो गोल्ड प्राइसेस गिरते हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका ये है, जब इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम पर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। साल 2022 और 2024 के बीच यूएस इंटरेस्ट रेट्स 1% से बढ़कर 5.5% हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान भी गोल्ड प्राइसेस बढ़े। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ दूसरे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स ने गोल्ड प्राइसेस को पुश किया है।
अभी रिसेंटली यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाई इन्फ्लेशन के चलते डिलेड रेट कट का सिग्नल दिया। इससे गोल्ड प्राइसेस पर असर पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोल्ड प्राइसेस को अफेक्ट करने वाला एक और फैक्टर है यूएस डॉलर। क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है, इसलिए डॉलर वीक होने पर गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स के रीसेंट मूवमेंट को देखें तो इट हैज एक्चुअली मूव्ड हायर। इसलिए थ्योरेटिकली गोल्ड प्राइसेस कम होने चाहिए थे, जबकि रियलिटी में गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? इसका जवाब गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट करने वाले लास्ट फैक्टर में है, दैट इज जियोपॉलिटिकल फैक्टर। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को फायदा होता है, सिंस द ट्रस्ट डेफिसिट इन ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीजेस। पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड ने 2 बड़ी वॉर्स देखी, रशिया यूक्रेन के बीच और रिसेंटली बिटवीन इजराइल एंड हमस। अब ईरान की वजह से इजराइल हमस वॉर और बढ़ती नजर आ रही है। इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सेंट्रल बैंक्स को अपनी गोल्ड परचेजेस बढ़ानी पड़ती हैं। स्पेशली रशिया और चाइना के सेंट्रल बैंक्स इसमें सबसे आगे हैं। इसमें यूएस के अपकमिंग इलेक्शन और ताइवान के अगेंस्ट चाइना का अग्रेशन भी कंबाइंड है। ये देखकर ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड रैली का एक मेजर ड्राइवर है, यानी अगर टेंशंस बढ़ती हैं तो गोल्ड प्राइस और भी बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि ये सेंटिमेंट ड्रिवन रैली है, ना कि फंडामेंटल ड्रिवन। इसीलिए एज अ गोल्ड इन्वेस्टर आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। अब एट प्रेजेंट इस बात की पॉसिबिलिटी कम लगती है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है तो ये गोल्ड रैली के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और क्योंकि गोल्ड के दूसरे ड्राइवर्स सप्लाई, डिमांड, इंटरेस्ट रेट और यूएसडी मूवमेंट फिलहाल गोल्ड प्राइसेस के लिए फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए इसे गिरावट और भी तेज हो सकती है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अलर्ट रहने का समय हो सकता है। ये हमें हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर ले जाता है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम इस सवाल का जवाब फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। कई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पोर्टफोलियो में अराउंड 10% गोल्ड एलोकेशन की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाव का काम कर सकता है और जनरली जब इक्विटी और डेट खराब परफॉर्म करते हैं तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गोल्ड एलोकेट करने से भी बचने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि ये एक अनप्रोडक्टिव एसेट है और इसका प्रैक्टिकल यूजेज लिमिटेड होता है। हम में से कई लोगों को गोल्ड पर वॉरेन बफे का फेमस कोट याद होगा। इसीलिए जहां गोल्ड में रैली ज़्यादातर लॉजिकल इन्वेस्टर्स को हैरान कर रही है, वहीं गोल्ड का फंडामेंटल नेचर उनके लिए इसे एज एन इन्वेस्टमेंट देखना मुश्किल बना रहा है। इसीलिए शायद मिडिल वे इज गोल्ड में 10% या इसके आसपास एलोकेट करना सही है, ताकि आपको फोमो एक्सपीरियंस ना हो। और अगर गोल्ड में तेजी नहीं भी आती तो इससे आपके पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है, इससे जुड़ा एक और ज़रूरी सवाल ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए। आइए सबसे पहले पोर्टफोलियो में गोल्ड के 10% एलोकेशन के इम्पैक्ट को देखें। आइए 60:40 पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन 60:30:10 पोर्टफोलियो से करें। 60:40 का मतलब है 60% इक्विटी और 40% डेट, और 60:30:10 का मतलब है 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड। इक्विटी के लिए हमने निफ्टी 50 TRI को कंसिडर किया है, डेट के लिए ISEX सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स और गोल्ड के लिए निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF। अब अप्रैल 2014 से अप्रैल 2024 तक हर महीने इन पोर्टफोलियो में 20,000 रुपये की SIP की गई और एसेट एलोकेशन के लिए पोर्टफोलियो को हर साल अप्रैल में दोबारा बैलेंस किया गया। जिस पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड था उसने सिर्फ स्टॉक्स और डेट वाले पोर्टफोलियो से बेटर परफॉर्म किया। 60:30:10 पोर्टफोलियो से 45.81 लाख रुपीस और 60:40 पोर्टफोलियो से 44,59,000 रुपीस जमा हुए। फॉर आवर पर्पसेस पोर्टफोलियो वैल्यू में उसके पिछले हाई के बाद जो गिरावट होती है उसको ड्रॉ डाउन कहते हैं। इस टेबल में 60:40 पोर्टफोलियो के टॉप 10 ड्रॉ डाउन्स और 60:30:10 पोर्टफोलियो के ड्रॉ डाउन्स दिखाए गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोविड की वजह से मार्केट में आई गिरावट के चलते 60-40 पोर्टफोलियो अपने पिछले प्रीवियस हाई से 13% से ज़्यादा गिर गया। ऑन द अदर हैंड 60-30-10 पोर्टफोलियो में 12% से कम गिरावट आई। इन टर्म्स ऑफ रुपीज 60-40 पोर्टफोलियो में 2.45 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। दूसरी ओर 60-30-10 पोर्टफोलियो में लगभग 2.19 लाख का नुकसान हुआ। ये 26,000 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंस्टेंस छोड़कर बाकी ओकेजन्स पर 60-30-10 पोर्टफोलियो ने 60-40 पोर्टफोलियो से बेटर परफॉर्म किया। इस पोर्टफोलियो ने ना सिर्फ ओवरऑल बेटर परफॉर्म किया, बल्कि इसने ड्रॉ डाउन्स को भी बेटर तरीके से मैनेज किया। इससे पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन होना ज़रूरी है। बट व्हाट हैपन्स अगर आप गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाकर 20% कर दें? चलिए 60-30-10 पोर्टफोलियो वर्सेस 60-20-20 पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं। इस केस में भी 60-20 पोर्टफोलियो की एंड वैल्यू ज़्यादा रही। 60-30-10 पोर्टफोलियो से मिले 45.81 लाख रुपीस के कंपैरिजन में 60-20 पोर्टफोलियो से मिले 47 लाख रुपीस इज अ हायर कॉर्पस। 60-20 पोर्टफोलियो में एक इंस्टेंस को छोड़कर सभी में ड्रॉडाउन्स भी कम थे। अगर हम फिर से कोविड की वजह से हुई गिरावट का एग्जाम्पल लें तो 60-30-10 पोर्टफोलियो को अपने पिछले हाई से 2.19 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। दूसरी ओर 60-20 पोर्टफोलियो में सिर्फ 1.93 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। ये करीब 26,000 रुपये कम है। परसेंट के मामले में 60-30-10 पोर्टफोलियो को लगभग 12% की गिरावट का सामना करना पड़ा। वहीं 60-20 पोर्टफोलियो ने गिरावट को 10.3% तक लिमिट कर दिया। इसीलिए पोर्टफोलियो में ज़्यादा गोल्ड से पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बेहतर होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकता है तो पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन ज़्यादा क्यों ना रखें? शायद 30% या 50% एलोकेशन? ये एक अच्छा सवाल है और हम जल्द ही इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अगले सेक्शन पर चलते हैं, आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप गोल्ड में लंप सम या SIP या टैक्टिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इनमें से हर एक मेथड को असेस करते हैं। जहां तक SIP वर्सेस लंप सम के रिटर्न का सवाल है तो SIP में अभी बढ़त दिख रही है। SIP ने 3, 7 और 10 साल के पीरियड में लंप सम से बेटर परफॉर्म किया है। नोटवर्दी बात यह है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स SIP रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों से रिटर्न पर पिछले कुछ सालों में गोल्ड में आई तेज़ी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अगर हम अलग अलग पीरियड में 10 साल का रिटर्न देखें तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब 4 आउट ऑफ 6 केसेस में लंप सम ने SIP से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन नोटेबल बात यह है कि रिटर्न काफ़ी कम हो गए। 2008 से लेकर 2018 में 10 साल के दौरान SIP ने 5% और 2009 से लेकर 2019 में 3.4% के रिटर्न्स दिए। यहाँ तक कि लंप सम पर भी सिर्फ 9% और 6.5% के रिटर्न्स मिले। चलिए अब आइए अलग अलग पीरियड्स में परफॉर्मेंस का बेटर आइडिया लगाने के लिए गोल्ड के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स पर एक नज़र डालें। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स निकालने के लिए एक पीरियड में सभी रिटर्न इंस्टेंसेस का एवरेज निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स हैं तो सभी 5 ईयर्स के पीरियड को लिया जाता है और उनके रिटर्न्स का एक एवरेज निकाल लिया जाता है। तो शॉर्ट में कहें तो रोलिंग रिटर्न्स उस एवरेज रिटर्न्स के बराबर है जो एक इन्वेस्टर को 2 अलग अलग डेट्स पर किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। वही पैटर्न यहाँ भी रिपीट होता है। 5, 7 और 10 साल जैसे लॉन्ग टर्म पीरियड्स में गोल्ड का परफॉर्मेंस खराब रहा है, जिसमें रिटर्न सिर्फ 7 से 8% तक रहे हैं। रिसेंटली गोल्ड ने जिस तरह का रिटर्न दिया है ये उससे काफ़ी कम है। ये बताता है कि गोल्ड रिसेंटली हीरो बना है। तो यहाँ 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला, गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फिक्स्ड डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जैसे हैं। दूसरा, गोल्ड अनसर्टेन टाइम्स में ही अच्छा परफॉर्म करता है। इसका मतलब जब पोर्टफोलियो में आप गोल्ड इंक्लूड करते हैं तो आपको गोल्ड के रिटर्न्स पे ध्यान नहीं देना है। गोल्ड सिर्फ अनसर्टेन टाइम्स में आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी दे सकता है। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन 5 से 20% तक ही होना चाहिए। और आज बस इतना ही।
वी होप आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.